नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हम लगातार जो हमारे जम्मू कश्मीर के काफ़ी रिनून डॉक्टर्स हैं उनसे आपको मिलवाते रहते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है कि हम उन डॉक्टर्स से बात करके आपके साथ कुछ भी सेहत में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स के साथ हम लाइव बात करके आप लोगों तक उन आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम डॉक्टर साहब से बात कर सकें। आज भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है आप हमसे बात कर सकते हैं इस लाइव वीडियो पे कमेंट के माध्यम से, और मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब से आपकी जो भी क्वेरी होगी उसके ऊपर बात करने की। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अदनान रफ़ीक जी। काफ़ी फेमस हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे लीवर के बारे में, क्योंकि जो लीवर है वो इंसान की बॉडी में एक फैक्ट्री का रोल अदा करता है और लीवर की वजह से ही सारी चीज़ जो आपकी डाइजेशन वगैरह है इन सब चीज़ों में मेजर रोल रहता है। और इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लीवर को लेकर लोगों को आ रही है वो आती है फैटी लीवर की। चाहे कोई अल्कोहल लेता हो या अल्कोहल नहीं भी लेता हो तब भी फैटी लीवर की जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। आज हम इस पे बात करेंगे। आपका भी कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर एक कॉमन सी चीज़ है जो आपके पास भी कई सारे लोग आते होंगे क्वेरीज लेकर। पहले मैं जानना चाहूँगा ये क्या रहता है फैटी लीवर में और क्या ये पूरे इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? देखिए, फैटी लीवर जो है इसमें एक डिपॉजिशन हो जाती है लीवर में, चर्बी की डिपॉजिशन इसको बोलते हैं। तो ये इस वक्त जो है कॉमनेस्ट बीमारी है, मतलब वर्ल्ड की सबसे कॉमन बीमारी मानी जाती है, जिसमें कि एक्चुअली अप टू इंडियन स्टडीज़ में अप टू 50% पॉपुलेशन में पाया जाता है ये। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिम्टम्स कोई नहीं होते। सिम्टम्स जब डेवलप हो जाएं फैटी लीवर में तो उस वक्त बहुत लेट हो गया होता है। आई मीन टू से कि पेशेंट को लीवर डैमेज हो गया होता है। तो बेटर है कि हम पहले ही जो फैटी लीवर है उसको हम डायग्नोज करें और उसके बाद हम उस पर प्रॉपरली कोई मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो उसकी आगे हो सकती है। पर डॉक्टर साहब अगर अगर सिम्टम से नहीं पता चलेंगे तो फिर किस तरह से एक इंसान को लगेगा कि मतलब वो पूरे बिजी अपने पूरे दिन के काम को छोड़कर फैटी लीवर चेक करे? देखिए, क्या होता है कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं फैटी लीवर में। जो कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर होता है वो मोटापा है। मोटापा मतलब जिसको भी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका भी बहुत ज़्यादा हो तो वो रिस्क फैक्टर होता है एक फैटी लीवर डिजीज़ का। बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें डायबिटीज़, जैसे कि डायबिटीज़ ऑलमोस्ट 10 से 12% पॉपुलेशन में पाया जाता है इंडियन पॉपुलेशन में। इंडिया को हम डायबिटिक कैपिटल भी बोलते हैं। तो जो ये डायबिटीज़ है ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। तीसरा रिस्क फैक्टर है अगर खून में चर्बी हो मरीज़ों के, मतलब नॉर्मल इंसान के भी अगर खून में चर्बी हो, फैमिलियल ट्राइग्लिसराइडेमिया हो, वो रिस्क फैक्टर होता है एक फैटी लीवर को। इंडिविजुअली अगर पेशेंट को एक भी फैक्टर हो तो 2 टाइम्स रिस्क है फैटी लीवर डेवलप होने का, जिसमें कि मैंने बताया डायबिटीज़, मोटापा और खून में चर्बी। लेकिन अगर ये तीनों इकट्ठे ही पाए जाएं तो 16 गुना रिस्क हो जाता है लीवर डैमेज का। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक एक स्वस्थ इंसान का लीवर रहे उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीवर के साथ वो भी आती है जो जो हम एज ए ले मैन में बात करूँगा। कुछ लोग ज़्यादा मेडिसिन भी लेते हैं, मतलब बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए, जिससे किडनी और लीवर दोनों पे बड़ा डेंजरस इफेक्ट रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली जो जो भी दवाइयाँ होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं थ्रू ईदर लीवर या फिर किडनी के थ्रू होती हैं। तो क्या है कि जो अगर हमें जो दवाइयाँ हैं जिनके नॉन साइड इफ़ेक्ट है लीवर को इन्वॉल्वमेंट का, तो हमें वो ध्यान से लेनी चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि एक बीमारी के लिए मुफीद होती हैं लेकिन लीवर को डैमेज कर सकती है। जैसे कि इंडिया में जो कॉमनेस्ट कॉज जो है लीवर डैमेज का है उसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ, एटीटी। वो लीवर को डैमेज कर सकती हैं। हमें आइडिया होता है अगर पेशेंट को कोई मतलब टीबी की दवाई चले और उनको सिम्टम डेवलप हो जाए तो हमें पता चलता है और हम उनको मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो कि हमें मतलब पेशेंट खा रहा होता तो लेकिन उसको आइडिया नहीं होता। इवन सिंपल एंटीबायोटिक, जैसे मैं आपको बताऊं ऑगमेंटिन जैसे होती है, अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड उसको बोलते हैं, उसमें जो क्लेवुलानिक एसिड होता है वो डेंजरस होता है लीवर के लिए। कुछ लोगों में जैसे खून चर्बी कम करने की दवाइयाँ होती हैं,
जिनमें कि स्टैटिन्स होते हैं या फिब्रेट्स होते हैं, उनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, हार्ट में भी यूज़ किया जाता है, उनसे भी कुछ लोगों में लीवर डैमेज होता है। फीमेल्स में पर्टिकुलरली हम जो देखते हैं कि फीमेल्स अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रही होती है, उनको कोई गायनी इश्यूज़ के लिए, वो भी वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है फीमेल्स में लीवर डैमेज का। फिर हो गया, ये एक ग्रुप है जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं। उसके बाद जो आयुर्वेदिक देसी मेडिसिन्स, चाइनीज़ जो मेडिसिन्स होती हैं, दे आर नोटोरियस फॉर कॉजिंग लीवर डैमेज। हम ऑलमोस्ट डेली ही हम पेशेंट देखते हैं, कुछ लोगों में लीवर इतना भी डैमेज हो जाता है कि लीवर फेलियर और लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ सकती है इन पेशेंट्स में। तो हमें ध्यान देना चाहिए। और आजकल जो बच्चे कुछ जिम में भी जाते हैं, वहाँ पे सप्लीमेंट्स वेट गेन के लिए ले लेते हैं, तो ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब इसके ऊपर ना थोड़ा सा मेरा इस पे थोड़ा तफसील से बात करेंगे, जो जिम वाला पोर्शन है। लेकिन ना लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, एक दो क्वेरीज मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो कह रहे हैं कि गाल स्टोन जो होते हैं उसकी वजह से कुछ लीवर को इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा जो फैटी लीवर की वजह से एक यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ग्रेड 2 फैटी लीवर है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें? देखिए, ग्रेड 2 फैटी लीवर अगर पेशेंट को है तो पहले हमें उनको इवेलुएट करना है। पेशेंट्स क्या होते हैं, वो पेट दर्द के लिए, गैस के लिए वो इवेलुएट अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, तो उनको लीवर का पता नहीं होता। लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है कि लीवर सिरोसिस भी पेशेंटों को डेवलप हो गया होता है, लेकिन कंपनसेटेड डिजीज़, मतलब अभी वो उतना डेंजरस नहीं होता, तो पेशेंट को अचानक पता चलता है कि लीवर में चर्बी, अल्ट्रासाउंड और किसी चीज़ के लिए, किसी ने गायनी के लिए, किसी में स्टोमक के दर्द के लिए, किसी ने किडनी के दर्द के लिए किया कराया, लेकिन उनको दिखा कि लीवर में चर्बी जमा हो गई है। तो उस केस में हमें इवेलुएशन पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवेलुएट किया जाए, पेशेंट को देखा जाए, उनके कुछ टेस्ट हम करवाते हैं, क्योंकि एक तो फैटी लीवर है, फिर दूसरा जो होता है कि उनको वायरस भी हो सकता है, चर्बी भी कभी मैंने बताया, डायबिटीज़ हम उनको इवेलुएट करते हैं कि डायबिटीज़ तो नहीं है, चर्बी तो नहीं है खून में। अगर ऐसी चीज़ ने, एक वायरसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी, हम अक्सर जो भी पेशेंट लीवर डिजीज़ के होते हैं उनको भी कराते हैं, क्योंकि ये 8 से 10% पॉपुलेशन में पाया जाता है, और हमारा जो एरिया है ये एक हाई रिस्क जोन है, पर्टिकुलरली टूवर्ड्स लद्दाख एंड करगिल, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस सी जो होता है हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों में मिलता है, हमें जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो भी हमें ऑलमोस्ट हर महीने में 15-20 पेशेंट हम ट्रीट करते हैं। तो ये सारे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ होते हैं जिससे कि लीवर डैमेज हो जाता है। सर एक क्वेरी आई है, कोई लेडी है, उनका कहना है कि उन्हें ट्विंस प्रेगनेंसी है और लीवर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उनके लिए कुछ? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ये जो ट्विन प्रेगनेंसी में जो लीवर में इन्फेक्शन नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी की वजह से लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, ये हार्मोनल होता है, इसको बोलते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। जो ही प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, तो बच्चा बिल्कुल, ये जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हमें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, जो बच्चे पेट में है माँ की, अगर हमें लगता है, हमें उसमें कुछ टेस्ट कराते हैं, एक सिंपल बाइल एसिड्स बोलते हैं, अगर उसमें एक वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर वो वैल्यू उससे ज़्यादा हो तो बच्चों को रिस्क हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इनको, बच्चों की जो डिलीवरी होगी ये आप जल्दी करवा लीजिएगा, 36 हफ्ते से 38 हफ्ते के बीच में आपको डिलीवरी करानी ज़रूरी है। और उस वक्त हम बोलते हैं अगर बाइल एसिड्स हाई होंगे, तो आजकल तो वैसे भी बच्चों के डॉक्टर हमेशा उनके साथ ही होते हैं डिलीवरी के वक्त, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं जी पेशेंट को कोई रिस्क है, बच्चों को, मदर को यूजुअली कोई रिस्क नहीं होता, बच्चों को रिस्क होता है, उसके अगर बच्चों को कोई भी रिस्क हमें लगता है तो हम उनको वैसे ही इवेलुएट करते हैं। उसके बगैर भी जो कॉमनेस्ट जो है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस प्रेगनेंसी है, उसके बगैर भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हेल्प सिंड्रोम है, कुछ मतलब 4-5 और कंडीशंस होती हैं, वो हमको रूल आउट करना पड़ता है। उसके लिए बेटर रहता है हमेशा वो किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर साहब हमने शुरुआत में बात की थी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की, अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर की, क्योंकि हमारे कई दर्शक जो हैं जम्मू के अंदर, मैं थोड़ा सा हट के बात करूं तो जम्मू के अंदर पिछले दिनों से जो वाइन शॉप्स थी काफ़ी बंद थी, जिसका लोगों को बड़ी मजबूरी हो गई कि वाइन शॉप खुलनी चाहिए, तो जब खुलती हैं तो लाइनें लंबी लग जाती हैं। अब कुछ लोग इसमें ये भी लिख रहे हैं कि ओकेजनली अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो क्या उनके लीवर को मतलब डेंजरस रहता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल कौन ले रहा है, कि वो पेशेंट तो नहीं है लीवर डिजीज़ का। अगर वो लीवर डिजीज़ का पेशेंट नहीं है, अगर वो नॉर्मल, मतलब जो पॉपुलेशन है, अगर उनमें से है वो, तो जो मेल्स हैं उनमें 40 ग्राम्स तक अल्कोहल लेने में कोई इशू नहीं है।
अगर फीमेल्स हैं 20 ग्राम तक, उनमें कोई इशू नहीं है। सोशल ड्रिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट अल्कोहल के साथ और भी कुछ ले रहा है, और अगर वो अल्कोहल बिंज करता है, मतलब इकट्ठे ही ले लिया उसने, बहुत ज़्यादा ले लिया, उससे भी लीवर में डैमेज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से पेशेंट है, कोई उसको रिस्क फैक्टर तो नहीं। अगर उसको रिस्क फैक्टर है लीवर डिजीज़ का, अगर वो अल्कोहल लेता है, देन इट कैन बी डेंजरस। ऑलरेडी पेशेंट को लीवर डैमेज हुआ तो वो शराब ले रहा है। और जिन पेशेंट्स को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जिन पेशेंट्स को भी लीवर डैमेज है अल्कोहल की वजह से, वो गलती से भी अल्कोहल का टच ना करें। और जिन पेशेंट्स को अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज है, वो स्मोकिंग भी नहीं कर सकते। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो जो उनका लीवर का फाइब्रोसिस, मतलब जो लीवर डैमेज है, उसकी प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बहुत अच्छा सर। सर एक ना बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि लिव 52 है ना, एक बड़ी पॉपुलर मेडिसिन है जो हर घर में पाई जाती है। लोग बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए भी लिव 52 ज़रूर पीते हैं और घर में बच्चों को पिला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं। क्या ये सही रहती है पीना? देखिए, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्या है। इस पर एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं उसको, जिसका कि बहुत हाई वैल्यू होती है एविडेंस की। वो किया गया है अमेरिका में अल्कोहलिक्स पेशेंट पे, अल्कोहलिज्म पे। तो उनमें देखा गया जो कि अल्कोहलिक पेशेंट्स लीव 52 ले रहे थे बनिस्बत के बाकी पेशेंट्स के, उनमें लीवर डैमेज जो था वो ज़्यादा था। सो हम रिकमेंड नहीं करते लीव 52 लेना। पर्टिकुलरली जो एविडेंस है अल्कोहलिज्म पे है, अल्कोहलिज्म में बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको लिव 52 नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब मैं आऊँगा, जो हमने जिम की आपने बात की थी, जिम में सर एक तो बच्चे जाते हैं तो ठीक है, हेल्थ के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो जो तो वो नेचुरल डाइट लेते हैं दैट इज़ फाइन, बट जो लोग आर्टिफिशियल डाइट की तरफ जाते हैं, सप्लीमेंट्स और कुछ और भी कई सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं, क्या वो लीवर को डैमेज करते हैं? देखिए, उनको समझना है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोटीन इंटेक कितना करते हैं। अगर वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे, उससे उनको किडनीज़ पे भी असर पड़ेगा। और वो प्रोटीन की क्वालिटी क्या है, कहीं वो कुछ उसमें कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग कोई कुछ तो नहीं है। नॉर्मल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब 80 किलो का कोई है बंदा तो उसको 80 ग्राम वेट प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा कोई जिसकी एक्सरसाइज जिम 1 घंटे की है, वो ले रहा है 200 ग्राम, वो 12-15 अंडे खा रहा है, एग वाइट्स ले रहा है, उसके बाद वो लेता है क्या, वो वे प्रोटीन, उसके बाद चिकन लेता है। तो अभी तो रिसर्च बिल्कुल क्लियर है, अगर इतना हैवी प्रोटीन वो लेंगे तो किडनीज़ पे तो डैमेज है ही है। और कुछ जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन हैं उनसे उससे लीवर पे भी डैमेज होता है। तो इसलिए बेटर है, ऑलवेज बेटर, अगर आप नॉर्मल जिम करते हैं तो आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ना ले लीजिए, सिंपल जो डाइट है दैट्स मोर देन एनफ। और अगर आपको मैक्सिमम लेना तो वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वे प्रोटीन भी इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि आपने रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि ये एक्सपायर्ड वे प्रोटीन पैक किया गया हुआ था जो बाहर से इंपोर्ट करके, तो वो यहाँ पे जो है इंडिया में मतलब बेसिकली उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। कुछ लोग बेच रहे थे मेडिसिन को, मतलब तो सो दैट कि लोगों को एक्सपायर दवाई मिले। उससे अगर उनको देखते हैं प्रॉपरली वो कहीं अच्छी क्वालिटी का हो तो यू कैन टेक दैट। डॉक्टर साहब पोस्ट कोविड हम बात करें, क्योंकि सेकेंड वेव थोड़ी सी अब कम हो गई है, लोग थोड़ा सा रिलीफ पा रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। सर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या लीवर के ऊपर आ रही हैं? कुछ ऐसी ऐसी रिसर्च आई हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना पोस्ट कोविड, उनको एनोरेक्सिया, भूख बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में कम हो रही है। अब क्या हो रहा है कि हम उनको एवेलुएट कर रहे हैं, उनके लीवर एंजाइम्स काफ़ी बड़े रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 5 to 6 टाइम्स में भी अपर लिमिट में वो रेज होते हैं। क्योंकि एक कोविड जो है इससे मल्टी सिस्टम मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। तो इसलिए क्या होता है कि ये लीवर को भी इन्वॉल्व, हमारे पास पेशेंट्स जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि लूज मोशन करके आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उनको कोई भी सिम्टम नहीं बाकी। और सबसे बड़ी बात है, जिनको ये लूज मोशन करके जो पेशेंट्स आते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उनका प्रोग्नोसिस बहुत बढ़िया है। हमारे पास ऑलमोस्ट डेली आते थे पेशेंट्स गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, अभी पिछले 2-3 महीने से, बट मैंने अभी तक हार्डली कोई पेशेंट देखा होगा जिसको रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो। हाँ, अगर किसी को छाती की इन्वॉल्वमेंट है उसके बाद उसको लूज मोशन होते हैं, उसमें प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही किसी को लूज मोशन डेवलप होते हैं तो यूजुअली छाती की इन्वॉल्वमेंट कम हमने पाई है उनमें। बिल्कुल सर, एक क्वेरी आई है सर, इनका कहना है कि डॉक्टर साहब नियर अबाउट वीकली बेसिस आई बैडली सफ़र ऑफ स्टमक पेन, a lot of session of 4 to 5 hours,
I want to know, I want know your good self. What is the reason of the pain? Uh, I also diagnosed stone of gallbladder. It is reason. Please brief me. देखिए ये क्या, pain उनको रहती है और बिल्कुल, gallbladder देखिए की गाल ब्लैडर की diagnosis जो पेन होती है वो टिपिकल होती है। गाल ब्लैडर की पेन यूजुअली मैं आपको दिखाऊंगा, यूजुअली इस साइड पर होएगी, फुट ये म्यादे के सेंटर से लेके इधर तक और पीछे कमर में जाएगी। सीवियर होती है ये पेन, पेशेंट को मतलब इसको काफ़ी सीवियर पीछे कमर में जा सकती है। और क्या हो सकता है, ये कुछ देर तक रहेगी, इसको बिलियरी कोलिक बोलते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस होती बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता कम, जैसे टिपिकल बताते हैं। तो जिन पेशेंट को गाल स्टोन्स हैं उनको 4 कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बड़ी कॉमन होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होती है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो पेशेंट्स को गाल ब्लैडर को छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक डिजीज़ है जिसमें कि बिलियरी कोलिक्स एक होता है, पेट में दर्द होना, या मरीज़ को जॉइंटिस हो जाता है, या मरीज़ को जॉइंटिस के साथ इन्फेक्शन कोलेंजाइटिस बोलते हैं, या जो एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होती है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, वो हो सकता है। और ये चारों कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं गाल स्टोन डिजीज़ में। अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक डिजीज़ है तो हमेशा बेटर है कि उनको गाल ब्लैडर निकालना चाहिए। अगर वो गाल ब्लैडर नहीं निकालते, उनको अगले 6 हफ्ते में 30% कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। तो ये नहीं कि डिले करो। अभी कुछ लोग बोलते हैं जी अभी बरसात है, अभी गर्मी है, कुछ है। उनको समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है इससे आगे भी बीमारी प्रोग्रेस हो सकती है। हमारे पास जैसे हम यहाँ पर गाल स्टोन की जो नीचे नली में अगर पत्थर आ जाएं तो उस पर हम कॉमनेस्ट यहाँ पे ERCP करते हैं। तो जब मैं दिल्ली में होता था, हमें महीने में वहाँ पे 10 या 12 पेशेंट्स होते थे। मैं एवरेज 35 से 40 पेशेंट हर महीने यहाँ पे करता हूँ। और हमारे पास गाल ब्लैडर की मैलिग्नेंसीज भी इतनी कॉमन है कि हम मतलब जो कि हम वहाँ पर कोई 3 या 4 महीने में हम जो मेटल के स्टेंट कैंसर पेशेंट्स देखते थे वो हम यहाँ पर हार्डली मुझे लगता है 1 महीने में कर लेते हैं। तो इतना कॉमन है मतलब इस पार्ट में। ज़्यादातर जो बोलते थे इंडिया में, जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे गाल स्टोन डिजीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। गाल स्टोन डिजीज़ भी बहुत कॉमन है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जम्मू में मोर कॉमन, इट्स सीन इन कश्मीरी पंडित्स। इस पर हम एक रिसर्च भी कर रहे थे। एक जीन होता है जिसको कि जो कि प्रिडिस्पोज करता है, मतलब 50% जो पॉपुलेशन है लीवर डिजीज़ की नॉन एल्कोहलिक्स में, इट इज़ मोर कॉमन इन कश्मीरी पंडित्स। कश्मीरी पंडित्स में ज़्यादा कॉमन है। उनमें लीवर डैमेज, लीवर सिरोसिस, कुछ लोगों में लीवर कैंसर भी एक फैमिलियल मतलब है कि फैमिली में ही लीवर कैंसर, एक मतलब घर में दादा उनके लड़के को आगे या लड़की को, मतलब हमने देखा है ये ऐसी। डॉक्टर साहब बिल्कुल इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में ना सर, प्रॉब्लम्स तो लोगों की आती रहेंगी। एक स्वस्थ लीवर के लिए आम इंसान क्या करे अपने घर पे ताकि उसे लीवर को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए या फिर डॉक्टर के पास ना आना पड़े? देखिए, सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। सबसे पहले हमारा आइडियल वेट हो। आइडियल वेट होता है, नॉर्मल वेट एक इंसान का होता है हाइट इन सेंटीमीटर -100। अगर सपोज आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, आपका आइडियल वेट है 170 - 100 मतलब 70 kg। आपको प्लस माइनस हम 5% दे सकते हैं, हद हो गई तो 10%, उससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी पेशेंट को फैटी लीवर डिजीज़ है तो वो अपने लिए सबसे अच्छा ये करेगा कि पहले वो वेट कम कर दे, और कोई भी दवाई की उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी अगर वो 10% वेट कम कर देता है। तो हम सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन, जो भी फैटी लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स हों उनको हम बोलते हैं कि आप वेट कम करो, वेट के बाद दवाई का रोल है। अगर आप वेट कम नहीं कर पाते हैं तो दवाई कितनी देर तक खाते रहेंगे। दूसरा हो गया कि आपने अपने इंसान को अपने में चेंजेस लानी पड़ेंगी, उनको फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उनको चलना पड़ेगा। अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, एक ही जगह रहेंगे। और 80% जो इसमें होता है डाइट का और 20% होता है फिज़िकल एक्टिविटी का। तो आप क्या डाइट खा रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो या हाई फैट डाइट लेते हो, विद कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा लेते हो, तो उससे आपका लीवर डैमेज होने वाला है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। तो आजकल क्या है कि
अब पहले हम लोग बोलते थे नहीं जी आप फ्रूट्स खा सकते हो, हर एक जो मर्जी आए, खाना खाने के बाद भी फ्रूट्स खाओ, जो भी खाना है आप खाओ, फ्राइड खाओ, जो खाओ। आजकल तो घर में ही आ रहा है, तो आपको खाने पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाना। अगर आप खाना कम कर देते हो, आजकल बहुत सारी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं, जिनका वेट कम है उसमें डेफिनेट यू कैन रिड्यूस वेट, अनलेस किसी को मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी हो, उसमें भी वेट कम कर सकते हैं। तो वेट कम करने का नंबर 1 हो गया फूड, नंबर 2 हो गया आपको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने बताया चलना, फिजिकल एक्टिविटी, काम करिए फिजिकल। अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाना है तो आप उसको गाड़ी में ना जाइए, आप वॉक करके जाइए। और आप एक रूटीन बना दीजिए डेली की कि आपने चलना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कॉम मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों यंग जनरेशन है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे हमारी उनमें एडवाइस ये है कि उनको बाहर भेजो। वो मोबाइल पर बैठे रहते हैं, बस या तो मोबाइल पर या तो टीवी पर यूट्यूब या जो भी है देखते रहेंगे। उससे क्या उनका चलना वलना कम हो गया। जो हमारे टाइम पे साइकिलिंग, फुटबॉल या क्रिकेट या वटेवर जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो करें, और उनको डाइट पे उनका ध्यान रखा जाए। आजकल हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन, 30% तक बच्चों में फैटी लीवर डिजीज़ पाया जाता है, और उनको आगे प्रोग्रेशन फास्ट होगा। देखिए हम लोगों ने तो अभी कुछ 10 साल 15 साल से ही ज़्यादा खाना शुरू किया है, लेकिन बच्चों को अभी से शुरू करवा दिया है। तो बच्चों का जो डैमेज होगा वो अगले 10 साल में हमारे पास। अभी तो वैसे भी फैटी लीवर डिजीज़ जो ये कॉमनेस्ट कॉज है फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर ट्रांसप्लांट जो लीवर बदला जाता है, सबसे कॉमन कॉज फैटी लीवर डिजीज़ है। तो बेटर है कि हम हेल्दी लीवर के लिए हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि हमारा लीवर बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर अदनान रफ़ीक जी हमारे साथ बात कर रहे थे। अब आपको पता चल गया आपका स्वस्थ लीवर कैसे रहना है। एक, पहली बात, अपने वेट पे कंट्रोल करें। दूसरा, फिज़िकल एक्सरसाइज, पैदल चलें, जो भी आपके एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट दें, क्योंकि आजकल वो कष्ट देने वाला काम जो है कम हो चुका है, तो कष्ट देते नहीं हैं। आजकल तो होम डिलीवरी पे फास्ट फूड आपके घर पे आ रहा है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, खास करके बच्चों को लेकर, क्योंकि फैटी लीवर की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया, और एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में बताया। जिन लोगों को लीवर डिजीज़ है उनके लिए अल्कोहल जहर की तरह है, वो अल्कोहल बिल्कुल ना लें। बाकी जो लोग रेगुलर ओकेजनली अल्कोहल लेते हैं वो ले सकते हैं, जिनको लीवर डिजीज़ नहीं है। बाकी आप इस पूरे इंटरव्यू को देखें और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।